Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Today we will start NTA NEET paper 92. So let's start from question number 1. Our question number 1 is, which of the following substance acts as a collector in froth flotation method? So students, froth flotation method, जो froth flotation method है उसे हम मोस्टली यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर. अब अगर आप भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं. सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि ओर को तो वेट करना है ऑयल से और इम्प्योरिटी को वेट करना है वाटर. तो इम्प्योरिटी वाटर में वेट होगी तो थोड़ी हैवी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, सेटल डाउन. और जो कि वाटर से दूर रहेगा, ऑयल में वेट होगा तो थोड़ा हल्का होगा, है ना. और उसको फ्रोथिंग एजेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्रोथ के ऊपर भेजेंगे. तो इसमें मोस्टली 3 चीजें आपको काम में लेनी है. एक तो आपका होता है फ्रोथर्स या फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथिंग एजेंट. एक है स्टेबलाइजर और थर्ड जो है दैट इज कलेक्टर. अब स्टूडेंट तीनों का काम याद रखना. फिलहाल तुमसे कलेक्टर पूछा है, मे बी एग्जाम में तुमसे फ्रोथिंग एजेंट पूछ ले, स्टेबलाइजर पूछ ले. तो फ्रोथिंग एजेंट का काम है फ्रोथ बनाना, टू प्रिपेयर फ्रोथ. कौन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो हम कहेंगे पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल भी यूज कर सकते हैं. तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इनका काम है फ्रोथ तैयार करना. नाउ एज अ स्टेबलाइजर, जो क्या करेगा, फ्रोथ को स्टेबल बनाएगा, झाग बनाए रखेगा, उसको गायब नहीं होने देगा. उसके लिए हम ले सकते हैं एनिसॉल और क्रिसॉल. सो एनिसॉल एंड क्रिसॉल कैन बी यूज्ड एज स्टेबलाइजर. तो फ्रोथिंग एजेंट, स्टेबलाइजर एंड एज अ कलेक्टर हम काम में लेते हैं सोडियम और पोटेशियम इथाइल जेंथेट. या तो सोडियम इथाइल जेंथेट या पोटेशियम इथाइल जेंथेट. अब ये क्या करेगा, तो कलेक्टर आपका ओर को ऑयल से वेट करने की कोशिश करेगा और वाटर रिपेलेंट बनाएगा. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, इम्प्योरिटी को पानी में भिगोना है और ओर को ऑयल में भिगोना है ताकि ओर जो है ऑयल में मिक्स होके हल्का हो जाए. अब कलेक्टर का काम है कि ओर को क्या करना, ऑयल से तो मिक्स करना है और वाटर से रिपेलेंट करना है. तो सोडियम इथाइल जेंथेट फॉर्मूला आपका बन जाएगा C2H5O C डबल बॉन्ड S Na. सोडियम या पोटेशियम इथाइल जेंथेट. सो करेक्ट आंसर विल बी सोडियम इथाइल जेंथेट, ऑप्शन नंबर 1. Now moving to next question. Number of waves produced by the complete revolution of electron in nth orbit. So student, number of waves, मतलब आप मान के चल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है, वेव नेचर है. तो अगर बोर्स मॉडल देखें तो बोर ने इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर कंसिडर की, लेकिन जब हिजेनबर्ग पे आते हैं, डी ब्रोगली पे आते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, वेव नेचर है. तो अगर इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते हो तो ये डिस्टेंस होती है 2πr. और अगर आप वेव के अकॉर्डिंग इसे कंसिडर करोगे तो ये वेव्स बनेंगी n लैम्डा. तो कितनी वेव्स बनेंगी, तो जो ऑर्बिट है वो एक आपकी नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगी. n1 है तो 1 लैम्डा, 2 है तो 2 लैम्डा. तो आपसे पूछा है nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनेंगी, सो आंसर विल बी n. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. The state of hybridization of central atoms in dimer of BH3 and BeH2. So student, अगर सिर्फ BH3 की ही बात की जाए तो BH3 में आपको लगेगा बोरॉन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है. 3 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp2. बट आपसे पूछा गया है डाइमर, तो BH3 का जो डाइमर है दैट इज B2H6 मीन्स बोरॉन, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H एंड H. और ये बनाना बॉन्ड, ये इस तरह का जो बॉन्ड है दैट इज बनाना बॉन्ड. अब यहां पे क्या है, इस बोरॉन का 3rd इलेक्ट्रॉन, इसका वेकेंट ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इस तरह से. और यहां पे बोरॉन का 3rd इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और ये इसका एक वेकेंट ऑर्बिटल.
तो आप देखो सिग्मा सिग्मा, ये भी ऑर्बिटल काम में आ चुका है, ये भी काम में आ चुका है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 इन डाइमर ऑफ B2H6. और ये जो बॉन्ड है ये है आपका 3C2E बॉन्ड, या बनाना बॉन्ड. क्लियर? अब सेम कॉन्सेप्ट BeH2 में है. BeH2 में बेरिलियम इज फॉर्मिंग 2 सिग्मा बॉन्ड, तो आपको देख के लगेगा हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp, है ना. 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डाइमर. अब जब आप इसके डाइमर की बात कर रहे हो तो BeH2 का डाइमर हो गया Be2H4. अब सेम स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम सिचुएशन है, BeBe. ये एक हाइड्रोजन के साथ तो सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ये भी सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना लेगा. अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक वेकेंट ऑर्बिटल इसका, बेरिलियम का सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और इसका वेकेंट ऑर्बिटल, 3 जने कंबाइन हो गए तो 3 सेंटर, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिमिलरली इस बार इस बेरिलियम का ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इसका वेकेंट, यानी ये भी क्या है 3C2E बॉन्ड. सो अब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो 1 2 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2. तो B2H6 बनाना बॉन्डिंग की वजह से एक एम्प्टी ऑर्बिटल और मिक्स हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp2 होना चाहिए था बट sp3 है. यहां पे भी sp होना चाहिए था लेकिन एक एम्प्टी ऑर्बिटल और मिक्स हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. सो B2H6 यानी BH3 के डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और BeH2 के डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन sp2. सो करेक्ट आंसर इज आंसर बी. नाउ फोर्थ, the equilibrium constant for the disproportionation of HgCl2 into HgCl plus and HgCl3 minus is. आपको क्या फाइंड करना है? HgCl2 का डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, यानी HgCl2 डिस्प्रोपोर्शियोनेट मतलब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस दोनों हो रहा है, HgCl प्लस एंड HgCl3 माइनस. ठीक है, यहां का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट, दो मरकरी है और Cl एटम्स 4 है तो मैं यहां ट्वाइस कर देती हूँ. ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन. अब आपको गिवन है HgCl पॉजिटिव प्लस Cl माइनस गिव्स HgCl2 और K1 जो है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 6 और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है HgCl2 प्लस Cl माइनस एंड प्रोडक्ट इज HgCl3 माइनस और K2 की वैल्यू है वो है 9. अब आपको इन दोनों को मैनिपुलेट करके इक्वेशन 1 फाइंड करना. नाउ स्टूडेंट्स, HgCl2 ट्वाइस है तो यहां तो HgCl2 मिल गया, यहां प्रोडक्ट साइड में तो इसको हमें रिवर्स करना चाहिए ताकि HgCl2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. सो क्या करना है आपको, मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर लो और उसमें इक्वेशन 2 को ऐड कर दो. ठीक है, तो जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो देखो HgCl2 गिव्स HgCl चार्ज पॉजिटिव प्लस Cl माइनस. अब जब भी कोई इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो जो नया Kc होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल, यानी जो K1 डैश है दैट विल बी 1/K1. और सेकेंड इक्वेशन आपको एज इट इज लिखना है, HgCl2 गिव्स HgCl2 प्लस Cl माइनस गिव्स HgCl3 माइनस. ये केट. अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ HgCl2, ये रहा HgCl प्लस और HgCl3 माइनस, यानी जो आपको फाइनल इक्वेशन चाहिए वो मिल जाएगी. तो K विल बी, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीपल, K डैश इंटू K2 और K डैश क्या है 1/K1 इंटू K2. नाउ 1/K1, तो K1 की जो वैल्यू है दैट इज 1/3 इंटू 10 टू द पावर 6 और K2 कितना है, तो K2 है 9. सो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी करेक्ट आंसर इज डी.
So moving to next question. Al plus 3 equals plus 3 electron gives Al. E नॉट पोटेंशियल आपको दिया हुआ है SRP माइनस का 1.66 वोल्ट. कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर. E नॉट 0.34 वोल्ट. What voltage is produced under standard conditions by combining the half cell reactions with these standard electrode potential? तो स्टूडेंट दोनों ही सेल के आपको क्या दिए हुए हैं? SRP दिए हुए हैं. अब स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एनोड किसका बनाना है और कैथोड किसका बनाना है. तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, उसका एनोड बनता है. अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना है. एल्यूमिनियम जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी E नॉट H प्लस H2 है ना, उसकी वैल्यू है 0, उससे ऊपर आता है. यानी एल्यूमिनियम का तो आपको बनाना है एनोड. और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, यानी उसका बनाना है कैथोड, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें एल्यूमिनियम का तो होना चाहिए एनोड, मीन्स Al कन्वर्ट्स इनटू Al प्लस 3 और कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट इनटू कॉपर. अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है. तो E नॉट सेल EMF का फॉर्मूला क्या है, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर. नाउ E नॉट सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप देखो Al इज कन्वर्टिंग इनटू Al प्लस 3, तो Al प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया. रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप देखो कॉपर प्लस 2 किस में जा रहा है, कॉपर में, तो कॉपर प्लस 2 कॉपर. नाउ E नॉट सेल इक्वल्स टू Al प्लस 3. तो देखो यहां SRP दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन. आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज, तो साइन चेंज कर दो. SRP जगह SRP के प्लेस पे आपको SOP चाहिए, तो माइनस 1.66 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 1.66. और कॉपर प्लस 2 कॉपर, SRP दिया हुआ है कितना, 0.34. तो E नॉट सेल आप इनको ऐड कर दो, 66 और 34 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2.64. 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, 1, 9 और 10, 2.10. सो E नॉट सेल कितना हो जाएगा, 1.66 प्लस 0.34, 66 और 90 और 100 यानी कि 2.00 वोल्ट. सो करेक्ट आंसर इज 2.00 volt. So moving to next question. Among the following compounds, the strongest base is, first one है आपके पास NH2C double bond O NH2. So students ये है आपके पास यूरिया, NH2C double bond NH NH2, ये बेस है आपका ग्वेनिडीन. नेक्स्ट वन है बेंजीन NH2 है ना, तो बेंजीन NH2 मींस एनिलीन, C6H5NH2. और नेक्स्ट आपके पास है डाइमिथाइल एम. और स्टूडेंट्स ऑल आर बेस, लेकिन हमें देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. अब आपको ध्यान रखना है ग्वेनिडीन, ग्वेनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑन दिस प्लैनेट है ना. इन चारों को छोड़ो, जितने भी बेसेस हैं उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ग्वेनिडीन. अब ऐसा क्यों, तो देखो यहां ये जो नाइट्रोजन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई. अब मान लो अगर कोई प्रोटॉन आ गया है ना, तो ग्वेनिडीन ये क्या करेगा, इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा. NH2C डबल बॉन्ड क्या हो गया, NH2 प्लस NH2. अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो इनका क्या होगा. देखो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दूं तो ये नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा. तो आप देखो सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको वापस मिलेगा. ये NH2
एंड दिस इज NH2। नाउ अगर इस बॉन्ड को यहां स्प्लिट कर दूं तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखो NH2 प्लस C, ये सिंगल बॉन्डेड NH2 एंड NH2। तो रेजोनेंस के थ्रू ये क्या बनाते हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत स्टेबल, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो बेस्ट बेस की अगर बात करें तो ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और बेस्ट बेस ऑन दिस प्लैनेट। जब भी आए हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ जो है दैट विल बी ऑफ ग्वानिडीन। सो क्वेश्चन नंबर 7, 1 liter of gas A at 600 torr and 500 ml of gas B at 1000 torr are placed in 2 liter flask. The final pressure will be. So student, एक तो है आपके पास गैस A, दूसरा है गैस B। नाउ गैस A वॉल्यूम है 1 लीटर एंड प्रेशर जो है V1 मान लिया 1 लीटर, प्रेशर P1 जो है दैट इज 600 टॉर। ओके, नाउ गैस B 500 ml, तो वॉल्यूम हो गया 500 ml यानी कि 0.5 लीटर, दोनों साइड लीटर में ले लेंगे, और प्रेशर जो है दैट इज 1000 टॉर। ओके, 1000 टॉर हो गया। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद जो नया कंटेनर है उस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर, जहां आपने A प्लस B को मिक्स किया। अब आपको इस 2 लीटर के कंटेनर में इन दोनों गैसेस को ऐड करने के बाद फाइनल प्रेशर बताना है। तो क्वेश्चन आपका गैसेस स्टेट से है, 2 गैसेस को मिक्स करेंगे, जब फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाए तो फॉर्मूला आप सीधा याद रखेंगे, P फाइनल इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V फाइनल। जो फाइनल वॉल्यूम है वो V फाइनल यानी कि यहां पे है 2 लीटर। सो P1 कितना है 600, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, P2 कितना है आपके पास 1000 और वॉल्यूम कितना है 0.5 एंड फाइनल वॉल्यूम इज 2 लीटर। नाउ 600 प्लस 1000 इंटू 0.5 कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाय 2। सो 1100 डिवाइडेड बाय 2, तो 1100 का हाफ कितना हो गया 550 टॉर। सो करेक्ट आंसर विल बी 550 टॉर, ऑप्शन नंबर बी। Moving to next question. The compound which on reductive ozonolysis gives 1 mole of CHO, CH2, 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 CHO। यानी देखो CH2 तो है तुम्हारे पास 3 टाइम्स CH2 और यहां आपको मिला है एल्डिहाइड और ये भी क्या मिला है एल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स ओजोनोलाइसिस करने के बाद में आपको इस तरह का कंपाउंड मिला है, तो ट्रिक क्या है, तो हम कहेंगे ओजोनोलाइसिस किसका करेंगे एल्कीन का, है ना। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होता है कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो आपको क्या करना है कि ओजोन से जब हम रिएक्ट करते हैं तो 3 ऑक्सीजन ओजोन के होते हैं, ये ओ और तीसरा ऑक्सीजन जाता है जिंक के पास। तो आपको क्या करना है डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ये दोनों ऑक्सीजन तो आपके पास कहां से आए ओजोन से, तीसरा ऑक्सीजन का है ZnO, है ना। तो आपने ओजोन अलग कर दिया, तो फाइनल आंसर देखो टोटल कितने कार्बन है 1 2 देन 3, ये आपका हो गया 3 देन 4 एंड 5, तो ये हो गया 4 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि ये, और एक डबल बॉन्ड। तो जब हम इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, देखो O3 जिंक वाटर, क्लियर। यहां ओजोनॉइड बनाओगे, फिर जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो यानी 1 2 3 4 5 यानी कंपाउंड लाइक दिस। तो ये जो कंपाउंड है ये है साइक्लोपेंटीन। अब देखो 1 मिथाइल 1 ब्यूटीन तो नहीं था, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन नहीं है, साइक्लोपेंटीन नहीं होकर के यहां क्या होगा साइक्लोपेंटीन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो हैलाइड। अब स्टूडेंट स्यूडो हैलाइड, स्यूडो मतलब जो रियल नहीं
है ना, लेकिन हैलाइड से मिलता जुलता है, हैलाइड नहीं है बट हैलाइड से मिलता जुलता है। तो स्यूडो हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं आपके जैसे साइनाइड, साइनेटो, थायोसाइनेटो, CNS माइनस, इस तरह के कंपाउंड। अब इन्हें स्यूडो हैलाइड्स क्यों बोलते हैं? तो देखो, जैसे अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन क्या बनाएगा? HX। यहां ऑप्शन में देखो साइनाइड है तो ये क्या बनाएगा? HCN। अब ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। हैलोजन X2 बनाता है, अब इसको भी देखो साइनोजन CN2 बनाता है। अगर मैं AgX बना दूं तो AgX क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। यहां आप सिल्वर साइनाइड बना दो, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है। AgX अमोनिया में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। और ये जो आपका AgCN है ये भी अमोनिया में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स है, आयंस है, इन्हें हम कहते हैं स्यूडो हैलाइड। सो करेक्ट आंसर विल बी CN माइनस साइनाइड। नाउ इन अ सॉलिड AB having the NaCl structure, A atoms occupy corner of the unit cell। तो A कहां पे है? तो A आपको मिल गया कॉर्नर पे। क्लियर? If all the face centered atoms along one of the axis are removed, then stoichiometry of the solid। अब स्टूडेंट्स AB का जो स्ट्रक्चर है वो NaCl जैसा है। अब NaCl में क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। Cl माइनस जो है वो FCC लैटिस बनाता है। FCC लैटिस मतलब Cl माइनस जो है वो है कॉर्नर पे प्लस फेस के सेंटर पे, और Na प्लस जो है वो आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि Na प्लस आपका है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। अब क्वेश्चन में क्या किया? AB और NaCl कर दिया, लेकिन स्पेसिफाई किया है कि A कॉर्नर पे है, मतलब Cl माइनस A है, और आपका जो Na प्लस है वो क्या है? B है, ठीक है। तो नंबर ऑफ B एटम्स कितना हुआ? तो हम कहेंगे B को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, B एच सेंटर पे है, एज इज 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 प्लस बॉडी सेंटर 1/1, तो B एटम्स तो हो गए 4। सिमिलरली A एटम्स कितने हैं? तो A एटम्स जो है वो FCC लैटिस पे है। प्रॉब्लम क्या आई? फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सेस आर रिमूव्ड। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब है, सॉरी, अब ये जो क्यूब है इसमें एक एक्सेस पे आने वाले फेस सेंटर्ड एटम, यानी ये और ये। अब बच्चों आपको लगेगा फ्रंट बैक, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। आप जैसे रूम में बैठे हो उसे क्यूब मान लो, और आप सोचो दरवाजे से, है ना, एक डोर से दूसरी डोर तक आती हुई एक्सेस, तो वो दो दीवारों से होती हुई निकलेगी, है ना, आपकी लेफ्ट और राइट, फ्रंट बैक टॉप बॉटम से कोई लेना देना नहीं है। तो जब एक एक्सेस से आती हुई, एक एक्सेस जो आ रही है उस पे आने वाले सारे फेस सेंटर को रिमूव किया, तो आप देखो लेफ्ट और राइट ही रिमूव होगा, टॉप और फ्लोर का तो कोई लेना देना नहीं, फ्रंट और बैक, है ना। अगर मैं कहूं ये एक्सेस आ रही है तो यहां का क्या लेना देना, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई दो फेस सेंटर एटम क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, तो 2 FCC रिमूव्ड हो जाएंगे। तो A कहां पे था? कॉर्नर पे, कॉर्नर 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेसेस कितनी है? 6, लेकिन 2 रिमूव हो गए, तो 4 × 1/2। तो ये आपके पास हो गया 1 + 2 यानी कि 3। तो अब आप देखो B तो हो गए 4 और A हो गया 3, यानी आंसर इज A3B4। Now compound, question number 11, compound which on heating produces paramagnetic acidic gas। अब ये चारों ही कंपाउंड को जब आप हीट करोगे तो कोई एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिससे इवॉल्व होने वाली गैस बाय नेचर क्या होगी? पैरामैग्नेटिक भी होगी और एसिडिक भी होगी। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम ले रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। सो मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो ये बनाएगा MgO, NO2 एंड हाफ O2, 2, 3 and 4, 3 to just 6 है ना, तो ट्वाइस NO2 एंड हाफ O2। फेरिक सल्फेट को जब आप हीट करोगे Fe2SO4 होल थ्राइस, इसे हीट करोगे तो
फेरस ऑक्साइड तो बनेगा ही, प्लस जो गैस लिबरेट होगी दैट इज SO2 और ऑक्सीजन मान लेते हैं। नेक्स्ट आयरन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, तो आयरन कार्बोनेट भी क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 एंड HgC2O4। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये गैस लिबरेट करेगा CO2 प्लस मरकरी। नाउ स्टूडेंट CO2 बाय नेचर एसिडिक है, CO2 अगेन, SO2 भी एसिडिक है और NO2 भी एसिडिक है। तो एसिडिक गैसेस तो सारी है। अब आपको सर्च करना है पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक तो NO2 का स्ट्रक्चर चेक करो, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में चले गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा आपके पास ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो गैस क्या हो जाएगी, बाय नेचर पैरामैग्नेटिक। सो आंसर विल बी NO2 मीन्स NO2 किससे मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सो करेक्ट आंसर इज E। नाउ इन द गिवन रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन है और बेंजिल्डिहाइड, कंपाउंड X। अब कंपाउंड X क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप तो एज इट इज रख रहा है, लेकिन एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन जिंक HCl, SnHCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड OH माइनस। अब अगर आपने नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन पढ़ा है तो नाइट्रो ग्रुप के लिए चाहे आप जिंक HCl ले लो या फिर आप SnHCl ले लो, FeHCl ले लो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ये तीनों ही कंपाउंड क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देंगे। तो ये तीनों आंसर तो वैसे ही नहीं होने क्योंकि यहां पे भी नाइट्रो है, प्रोडक्ट में भी नाइट्रो है। अब फॉर्मल्डिहाइड और बेसिक मीडियम ये कैसे हेल्प करेगा, तो देखो 3 आंसर तो है नहीं, डायरेक्ट आप 4th कर सकते थे, लेकिन अगर हमें सॉल्व ही करना है तो देखो नाइट्रोबेंजीन और ये आपका हो गया बेंजिल्डिहाइड, और अगर मैं यहां पे ले लूं फॉर्मल्डिहाइड और मीडियम ले लिया जाए बेसिक मीडियम। अब याद करो यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन यहां पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी केनिज़ारो रिएक्शन। अब केनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है लाइक बेंजिल्डिहाइड वो रिड्यूस्ड हो जाएगा अल्कोहल में। तो ये चेंज लाने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेसिक मीडियम। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। Now magnesium is burnt in the atmosphere of dinitrogen. The ash so produced is treated with water. The final products are. So students आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को बर्न करना है, किसके एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन के। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम +2 नाइट्रोजन -3, तो जो कंपाउंड बनेगा that is magnesium nitride, Mg3N2, compound is magnesium nitride। अब आपको कह रहा है ये जो आपने कंपाउंड बना दिया, इस कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से करा दो, H+OH-। अब Mg+2 है, वाटर से क्या उठाएगा, तो हम कहेंगे OH- है ना, एक Mg को 2 OH चाहिए, यहाँ पे 3 है तो मैं 6 कर देती हूँ। तो Mg तो बनाएगा MgOH2 और नाइट्रोजन -3 है तो वाटर से क्या उठाएगा, H+ यानी कि NH3। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, MgOH2 + 2NH3। तो फाइनल प्रोडक्ट्स आर MgOH2 + 2NH3, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 14, acetic acid undergoes dimerization when dissolved in benzene. Twice of acetic acid product है आपका dimer of acetic acid. Means two acetic acid molecules are bonded with intermolecular hydrogen bond.
Now molecular mass of acetic acid is found 120. Which among the following relation is correct? Capital D theoretical vapor density, small d observed vapor density. So students, acetic acid जो है वो आपका डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ट्वाइस ऑफ एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एसोसिएशन की वजह से ये डाइमर बना रहा है लाइक दिस CH3COH होल 2. अब आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. अब अल्फा का जो फॉर्मूला है दैट इज DT माइनस DO डिवाइडेड बाय DO N माइनस 1. अब N जो है, N आपका है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो आपका जो इक्वेशन है ट्वाइस एसिटिक एसिड गिव्स डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड. तो आप देखो N की वैल्यू, यहां रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 2, तो प्रोडक्ट साइड में मोल कितना हो गया 1, क्योंकि डाइमर है तो ये पूरा एक है. अब 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है उसे हम बोल रहे हैं N. तो देखो अगर ये 2 मोल था तो ये 1 है, इसको हाफ कर दिया तो ये हाफ हो गया. तो N की जो वैल्यू है दैट इज हाफ. अब अगर आप यहां हाफ वैल्यू पुट करो तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हुआ, DT माइनस DO डिवाइडेड बाय DO, और N की वैल्यू कितनी रखनी है हाफ, तो हाफ माइनस 1 कितना हो गया माइनस का हाफ, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2. तो फाइनल जो आंसर है वो क्या हुआ, देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस आगे आ जाएगा, DT तो चला गया माइनस में, DO चला गया प्लस में, तो ट्वाइस ऑफ DO माइनस DT, DO माइनस DT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा, DO हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल d कर देते हम DO. तो करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा DO मीन्स आपके पास क्या है स्मॉल d, और DT क्या है कैपिटल D. तो ट्वाइस स्मॉल d माइनस कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. सो ऑप्शन 3 आपके पास अल्फा क्या आया, ट्वाइस ऑफ DO माइनस DT डिवाइडेड बाय DO. ठीक है, तो DO को तो हमने क्या लिखा है स्मॉल d, DT को हमने क्या लिखा है थ्योरेटिकल को कैपिटल D अगेन डिवाइडेड बाय स्मॉल d. सो करेक्ट आंसर आपका मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C. Now question number 15, which equilibrium can be described as an acid-base reaction using the Lewis acid-base definition but not using Bronsted-Lowry definition. तो स्टूडेंट लुइस एसिड का जो कॉन्सेप्ट गिवन है, लुइस एसिड एंड बेस की अगर बात करें तो लुइस एसिड बेस एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर. जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो तो है लुइस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा वो है लुइस एसिड. और जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है वो आपका चलता है प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट. ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, जो प्रोटॉन डोनर है अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया यानी वो स्पीशीज आपकी एसिड है, और जो स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो आपका क्या है बेस है. अब आप चेक करो कि आपको ये बताना है कि लुइस एसिड बेस डेफिनेशन को तो फॉलो कर रहा है लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है. तो देखो फर्स्ट में क्या है अमोनिया और एसिटिक एसिड, ये प्रोटॉन दे रहा है ये प्रोटॉन ले रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी तो फॉलो हो रहा है. क्लियर. अब आपको ढूंढना है जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी को फॉलो नहीं करता है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी फॉलो हो गया. अब यहां पे भी देखो एसिटिक एसिड वाटर से तो अच्छा एसिड है, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. फोर्थ में भी देखो H2SO4 ने क्या किया प्रोटॉन डोनेट कर दिया, अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया. तो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर A B D में तो चल रहा है, लेकिन यहां क्या हुआ
यहां वाटर जो है वो अमोनिया से रिप्लेस हो गया। क्यों? तो आप देखोगे अमोनिया जो है वो वाटर के कंपैरेटिवली अच्छा बेस है ना। अच्छा बेस मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कॉपर ने क्या किया, अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कॉपर +2 4 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, ठीक है। यानी अमोनिया लोन पेयर डोनर है और कॉपर क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। यानी यहां प्रोटॉन ट्रांसफर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये लुईस एसिड बेस डेफिनेशन को तो फॉलो कर रहा है बट ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। So question number 16, which of the following graph is correct representation between atomic number Z and magnetic moment of d block elements? Outer electronic configuration n-1 d x ns की वैल्यू 1 और 3 नहीं होगा बच्चों, यहां होगा 2। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो ग्राफ है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और Z के बीच में, यानी म्यू और Z के बीच में ग्राफ है। अब म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू √n+2। मैग्नेटिक मोमेंट √n+2 और n जो है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स अगर हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4s2 या ns2 और n-1d। तो जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ेगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे d में, है ना। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां तक बढ़ेंगे, तो मैं कहूंगी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 तक तो बढ़ेंगे। तो पहले Z बढ़ेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो Z बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही d6 होगा पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो d6 होते ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। यहां तक तो ठीक है, बढ़ेगा। आफ्टर दैट अगर मैं n-1 d को 6 से 10 तक ले जाऊं तो 10 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। तो पहले Z बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। उसके बाद जब Z बढ़ेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो n कम हो जाएंगे, दैट्स व्हाई म्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा, इनिशियली तो बढ़ना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, पीक पे पहुंच के हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद ये कम हो जाना चाहिए। यानी ये ग्राफ जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नॉन कंडक्टिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम्स बनाया है, जो स्ट्रक्चर है, दैट बिलोंग्स टू वर्नर थियरी। अब वर्नर थियरी क्या कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स में मेटल की 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज आयोनाइजेबल और सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल। सो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें जो आपके पास ऑप्शन ए है, सेंट्रल एटम तो है कोबाल्ट। नाउ अमोनिया 1 2 3 4 5 6, अमोनिया यहाँ पे है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 और क्लोरीन एटम्स या क्लोरीन आयंस जो है दैट इज 3। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इजीली डिसोसिएट होगा और आपको 3 क्लोराइड आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। तो आयन देगा मतलब ये तो कंडक्टिंग है। ऑप्शन 2 में अगर आप आएंगे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में देखो सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट। अमोनिया कितने हैं 1 2 3 4, 2 Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी में है ना, क्योंकि थिक लाइन या आपको डार्क लाइन दिख रही, तो ये NH3 Cl2 और एक Cl जो है वो आपका प्राइमरी वैलेंसी है यानी आयोनाइजेबल है। अब कॉम्प्लेक्स 3 में आ जाओ ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में क्या है, सेंट्रल एटम आपके पास कोबाल्ट है, अमोनिया कितने हैं 1 2 3, तो 3 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी और Cl भी देखो 1 2 3 जो है थिक लाइन में है, तो Cl3।
अब यहां देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो रखा है और बाहर कोई आयन नहीं है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉन आयोनाइजेबल है। तो नॉन आयोनाइजेबल मतलब आयंस नहीं देगा, और जो सॉल्यूशन में आयंस नहीं होगा वहां करंट पास नहीं होगा, मींस इट विल बी नॉन कंडक्टिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो आपको दिया है 1 ब्यूटीन, यहां पे ये CH2 है ना, तो 1 ब्यूटीन और SiO2। तो स्टूडेंट्स जो सिलिकॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है एलाइलिक ऑक्सीडेशन के लिए। SiO2 जो है सिलिकॉन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलाइलिक ऑक्सीडेशन। नाउ एलाइलिक कार्बन क्या है, तो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है। अब SiO2 क्या करता है, इस एलाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ये जो CH है ये ऑक्सीडाइज होके CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऐसा आंसर ढूंढो जिसमें एलाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज हो चुका है, मींस आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 1, एलाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ an endothermic reaction is non-spontaneous at freezing point of water, becomes feasible at its boiling point then। तो स्टूडेंट्स freezing point of water यानी water freezed है, मतलब आइस की बात कर रहा है, क्लियर। और फिजिबल कब हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी आइस जो है सीधा आपने क्या कर दिया, वाटर वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो सॉलिड से गैस रेंडमनेस बढ़ेगा, तो रेंडमनेस बढ़ेगा मतलब एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी, यानी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही। नाउ स्टूडेंट्स आइस को जब तुम गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट करोगे तो ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है ना, हीट तो आपको देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वैसे भी कह रहा है कि वाटर सॉलिड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है, तो देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस टेम्परेचर आपका क्या है, हाई है, और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। नाउ स्टूडेंट्स ट्वाइस Ag प्लस एक्वस प्लस आपको गिवन है कॉपर सॉलिड, और रिएक्शन का प्रोडक्ट है कॉपर प्लस टू एक्वस प्लस ट्वाइस Ag solid. Now the standard potential E0 for this reaction is 0.46 volt, which change will increase the potential the most. अब ऐसा क्या करें कि पोटेंशियल बढ़ जाए, तो आप लगाएंगे यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, E cell इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने, देखो कॉपर कॉपर प्लस 2 मीन्स 2, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आयन कौन सा है, कॉपर प्लस 2, एक्वस में सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, नहीं लेना है, अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में एक्वस फॉर्म में कौन है, Ag प्लस, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो पावर हो जाएगा Ag प्लस 2। अब स्टूडेंट्स ई सेल की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा बढ़नी चाहिए, ठीक है। ई नॉट सेल कितना है, तो ई नॉट सेल आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.46 माइनस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑन हीटिंग विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स वॉयलेट वेपर्स। सो स्टूडेंट वॉयलेट वेपर्स, अगर हम ब्रोमाइड से शुरू करें तो ब्रोमाइड की वेपर्स होती है ब्राउन, सल्फेट SO2 बनाता है, और H2SO4 के साथ तो सल्फेट वैसे भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, नाइट्रेट तो ब्राउन वेपर्स, NO2 की फ्यूम्स ब्राउन होती है, और आयोडाइड तो वॉयलेट वेपर्स आर रिलेटेड टू आयोडाइड सॉल्ट।
H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, है ना, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और SO2 बना देगा। तो हम कहेंगे ये जो आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसकी जो वेपर्स का कलर है वो है वॉयलेट। सो आयोडाइड सॉल्ट गिव्स वॉयलेट वेपर with H2SO4. So next question, which of the following electronic configuration have spin multiplicity equal to 0? So students, spin multiplicity का फॉर्मूला क्या है? Spin multiplicity equals to twice sigma s means total spin plus 1. अब ऑप्शन नंबर 1 में देखो, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम स्पिन। अब एक इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में स्पिन कितना होता है? प्लस हाफ। सो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ यानी कि 3/2। जो समेशन है वो है 3/2 एंड देन प्लस 1। सो ये तो 0 के इक्वल नहीं है। ऑप्शन 2 में देखो, तो ऑप्शन 2 में क्या है? These two electrons have plus half और वो क्या है? माइनस हाफ। तो ट्वाइस प्लस हाफ, देन अगेन प्लस हाफ, देन माइनस हाफ, देन प्लस 1। ठीक है, तो अब प्लस हाफ माइनस हाफ तो कैंसिल हो गया। सो आंसर क्या है? हाफ, समेशन कितना आया? हाफ इंटू 2 प्लस 1। सो ये भी 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। अब थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में क्या है? स्पिन प्लस हाफ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ, देन अगेन माइनस हाफ। सो ट्वाइस प्लस हाफ माइनस हाफ देन माइनस हाफ, टोटल समीशन ये है एंड देन प्लस 1। अब क्या होगा? तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया। नाउ 2 इंटू माइनस हाफ कितना हो गया? माइनस का 1 एंड प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 0 इन ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, P इज अ कलर्ड सॉल्यूशन। P जो है वो आपका कलर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ P रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ओके, सो आपके पास एक सब्सटेंस बन रहा है Q, है ना, और Q जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, और Q का जो कलर है दैट इज व्हाइट। एंड R, और R जो है ये आपका कलर्ड सॉल्यूशन है। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से सॉल्ट एनालिसिस, है ना, कलर्ड सॉल्यूशन। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट तो कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ZnSO4 कलर व्हाइट होता है लगभग, है ना, तो कलर तो नहीं है। सोडियम क्रोमेट जो है ये येलो ऑरेंज क्रिस्टल तो है इसके, और कॉपर सल्फेट भी ब्लू है, तो P जो है वो सोडियम क्रोमेट कॉपर सल्फेट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ Q जो है वो व्हाइट है, तो अगर मैं यहाँ पे P की वैल्यू कॉपर सल्फेट रखूं तो कॉपर सल्फेट और BaCl2 क्या बनाएगा? BaSO4। तो BaSO4 तो व्हाइट होता है, और अगर मैं P की वैल्यू में सोडियम क्रोमेट पुट कर दूं तो मेरे पास बेरियम क्रोमेट बनेगा। तो बेरियम क्रोमेट तो येलो होता है, लेकिन आपसे पूछा है कि क्यों, तो व्हाइट होना चाहिए, तो व्हाइट तो एक ही ऑप्शन होगा जब P को हम क्या रख दे? BaSO4 कॉपर सल्फेट रख दे। एंड R इज कलर्ड सॉल्यूशन, तो अगर मैं कॉपर सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 से कराऊं तो BaSO4 तो बनेगा, और कॉपर क्लोराइड एक कलर्ड सॉल्यूशन है। सो करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which of the following graphs represent the behavior of ideal binary liquid mixture? अब प्लॉट किस किस के बीच में है? प्लॉट ऑफ 1/p total against YA is linear, और प्लॉट ऑफ 1/p total against YB is non-linear, P total against YA is linear, and plot of P total against YB is linear. अब YA और YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज।
तो स्टूडेंट्स राउल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो राउल्स लॉ हमने देखा था P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अब यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी भी मोल फ्रैक्शन थे, और मोल फ्रैक्शन किस फेज में थे? लिक्विड फेज में। जो कंपोनेंट आपने लिया है लिक्विड ए लिक्विड बी, उनका मोल फ्रैक्शन था एक्स ए और सो स्टूडेंट्स एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। नाउ वाई ए एंड वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। अब हुआ क्या? वाई ए यानी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो अगर पी ए ज्यादा होगा तो वाई ए ज्यादा होगा। वाई ए का फॉर्मूला हो गया पी ए अपॉन पी टोटल। सिमिलरली बाय वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो ये डिपेंड करेगा पी बी अपॉन पी टोटल। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है 1 अपॉन पी टोटल अगेंस्ट वाई ए, तो 1 अपॉन पी टोटल अगेंस्ट वाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? वाई ए अपॉन पी मीन्स 1 अपॉन पी टोटल जो है वो वाई ए के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप 1 अपॉन पी टोटल और वाई ए में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो प्लॉट ऑफ 1 अपॉन पी टोटल अगेंस्ट वाई ए क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, और जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पी ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। Now moving to next question. Arrange these compounds in decreasing order of reactivity for the nucleophilic addition reaction. So student, nucleophilic addition reaction means R C double bond O, और यहाँ पे पास आपका जो ग्रुप है, अब होता क्या है? C डबल बॉन्ड O पे स्प्लिट हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये जितना ज्यादा पॉजिटिव है न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी इस पे अप्रोच करता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी ये जो ग्रुप है ये आपका डोनेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रुप डोनेटिंग हुआ तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और एल्डिहाइड कीटोन जो आपके ऑप्शंस है, देखो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन और एनहाइड्राइड, तो हमें ये तो क्लियर है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा है, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 ग्रेटर देन 3 हो। तो ऐसी ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। नाउ स्टूडेंट्स एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड में देखो R C डबल बॉन्ड O Cl। अब Cl जो है इसका रेजोनेंस यहां हेल्प नहीं कर पाता है। अगर ये स्प्लिट भी हो गया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्लोरीन की इतनी लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी है नहीं, है ना, तो इसका रेजोनेंस यहाँ हेल्प नहीं करेगा क्योंकि 3p 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो एसिड क्लोराइड शुड बी नंबर 1 एंड 2 ग्रेटर देन 3। और एसिड एलाइड के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? एनहाइड्राइड। तो हेलोजन जो ये आपके डेरिवेटिव्स है, एसिड डेरिवेटिव है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1, इसके बाद जो रिएक्टिविटी मानी जाएगी वो मानी जाएगी 4, और एल्डिहाइड कीटोन आपके पीछे रहेंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 मीन्स आंसर 4th इज करेक्ट। नाउ इन द गिवन इक्वेशन प्रोपेनोइक एसिड, पहले इक्वेशन करानी है आपको AgNO3 से, सेकेंड आपको इसको हीट करना है ब्रोमीन से और हीट करना है, फिर जो कंपाउंड बनेगा X वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर मेटल है, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो ये आपके पास बनेगा CH3CH2COOAg। अब आप याद करो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करनी है ब्रोमीन से एंड हीट, मतलब ये रिएक्शन थी आपके पास हंस-डीकर रिएक्शन। अब हंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है? हीट करोगे तो CO2 एलिमिनेट हो जाएगा, AgBr भी एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका आंसर होगा CH3CH2Br मीन्स इथाइल ब्रोमाइड। सो करेक्ट आंसर विल बी A। नाउ for vaporization of water at 1 atm pressure, the values of delta H and delta S are 40.63 kilojoule per mole and 108.8 joule Kelvin inverse mole inverse respectively.
द टेम्परेचर व्हेन द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 0. सो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब डेल्टा जी कितना हो जाए, 0 हो जाए. तो डेल्टा जी अगर 0 हो गया तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस टी डेल्टा एस, और टी इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस. नाउ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40.63 किलो जूल. तो स्टूडेंट्स 40.63 किलो जूल है, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस. डेल्टा एस कितना है, 108.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 373.4, और ये माइनस नहीं, ये इधर हो गया तो ये आपका प्लस हो गया है ना. तो आंसर जो है 373.4 केल्विन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Now, which among the given compounds will give thermal elimination? So, student thermal elimination show करने वाला compound है ester. आपने पढ़ा होगा ester thermal decomposition. So, ester जो है thermal elimination show करेगा तो compound बनाएगा alkene. For example, यहाँ आपके पास ester कौन सा है, CH3, CH2, CH, CH3 and O. C डबल बॉन्ड O एंड CH3. क्लियर. तो ये जो एस्टर है जब आप इसे हीट करेंगे तो ये एल्कीन बनाएगा, और जो रिएक्शन है उसमें एल्कीन बनेगी हॉफमैन एल्कीन. तो प्रोडक्ट इज हॉफमैन एल्कीन, यानी 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनने का चांस है. तो आपका एल्कीन कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट में 1 ब्यूटीन. सो करेक्ट आंसर विल बी C. Question number 29. In the electrolysis of silver nitrate, the mass of silver deposited is plotted against the charge. Mass of silver deposited in Q जो है directly proportional, और slope of the line आपके पास है tan theta, और आपसे पूछा है slope of the line gives. So student, this is Faraday's first law. Faraday first law क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं तो amount of substance directly proportional, amount of substance deposited at any electrode is directly proportional to charge of the current. तो W proportional to Q और W equals to ZQ. तो Z क्या है, तो Z हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. सो जब आपने W और Q में ग्राफ प्लॉट किया तो W प्रोपोर्शनल टू Q, ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन. और जब आप स्लोप फाइंड करेंगे tan थीटा तो स्लोप आएगा Z के इक्वल, यानी स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. सो करेक्ट आंसर इज B. Now question number 30. When NaCl is added to the reaction mixture of an oil and caustic soda, the soap is thrown out because first option है NaCl is an ionic compound. Soap is insoluble in the presence of chloride ions. The solubility product of NaCl decreases in the presence of soap. And fourth option है the solubility product of the soap is exceeded due to the increased concentration of Na plus ion. तो स्टूडेंट्स, जब आपका ऑयल और कॉस्टिक सोडा का मिक्सचर है ना, NaCl is added to the reaction mixture of oil and caustic soda, the soap is thrown out. मतलब सोप जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है. अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो सोप का फॉर्मूला क्या है, C7H35 COONA. क्लियर. ऑयल और कॉस्टिक सोडा की रिएक्शन से ये सोप बना आपका. अब सोप जो है दैट इज C70H35 COO माइनस, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, देखो
है ना, और ये सोडियम प्लस। अब आपने क्या किया, इस रिएक्शन मिक्सचर में NaCl डाल दिया। अब NaCl आपको पता है क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट अगर है, कॉमन आयन है, तो स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक का डिसोसिएशन वैसे ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सोप तो प्रेसिपिटेट होना ही था। अब KSP से क्या रिलेशन है, तो देखो C17H35COOND, सपोज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टीरिएट आयन S और सोडियम आयन भी क्या S, और NaCl की कंसंट्रेशन, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl की कंसंट्रेशन मैंने ले ली C। सो नाउ पहले KSP क्या होता, तो KSP क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, यानी C17H35CO माइनस और Na प्लस, यानी KSP होता है S प्लस S इंटू S स्क्वायर। बट सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड मिलाने से सोडियम और सोडियम क्या हो गया, कॉमन आयन हो गया, इसकी कंसंट्रेशन C है, यहां पे भी कंसंट्रेशन कितनी है C, तो स्टीरिएट आयन सॉल्युबिलिटी S, सोडियम आयन सॉल्युबिलिटी क्या थी, S थी, लेकिन C कंसंट्रेशन और ऐड हो गई NaCl से, तो अब KSP क्या हो गया, तो KSP हो गया S स्क्वायर प्लस SC। अब अगर मैं S स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं इसके सामने, तो KSP क्या हो गया, S इंटू C। तो KSP की वैल्यू क्या हो गई, सडनली इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आपने क्या मिला दिया, कॉमन आयन इफेक्ट वाला सोडियम प्लस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सोप is exceeded due to the increased concentration of sodium plus ion. That's why soap जो है वो आपका फटाफट thrown out हो जाता है। रीजन है आपका ऑप्शन डी। So correct answer is D. So reactivity of formaldehyde with following Grignard reagent in the decreasing order is. So student, 4 types of Grignard reagents are given and you have to decide the reactivity order with formaldehyde. So formaldehyde shows nucleophilic addition reaction with Grignard reagent. Grignard reagent is RMgX. Now student, Mg positive, R being negative, approaches to carbon of carbonyl group. This bond splits at oxygen. So it is negative, it is positive. So R minus, Grignard reagent is giving what? R minus means carb anion. So among these 4 species, stable carb anion is benzyl carb anion. After that, allyl carb anion. So reactivity order should be second greater than third. ये आपको देखना है। तो second greater than third, या second is most reactive and third is, after that third is least means second highest reactivity. So second greater than third you will find in option number 4th. So correct answer is D. After that you can see phenyl and then vinyl. Okay. So moving to next problem. In purine nucleoside, C1 of sugar forms glycosidic linkage with which position of purine? So student, nucleoside जो आपके पास डीएनए है, आरएनए है ना, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 चीजें, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोसाइड मतलब ओनली नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर। तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में बॉन्डेड है। शुगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए है तो राइबोस शुगर ओनली। सो C1, C2, C3, C4 एंड दिस इज C5। सो ये तो आपका हो गया डीएनए का शुगर मान ले, है ना, और ये हो गया आपका OH और H। अब ये जो C1 कार्बन है यहां पे बॉन्डेड होता है नाइट्रोजिनस बेस। अब यहां पे आपसे क्या पूछा है, नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पैरिमिडीन। यहां आपसे पूछा है प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस, तो C1 से बॉन्डेड होता है, लेकिन आपसे कार्बन नहीं पूछा है। इसने कहा है कि प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस का कौन सी पोजीशन से ये आपका जो है C1 बॉन्डेड होता है। अब स्टूडेंट C1 बॉन्डेड करना है प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस आपका ये होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हियर डबल बॉन्ड, यहां आपके पास ये पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, और यहां पे भी आपके पास है नाइट्रोजन, देन डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन।
अब ये जो C1 कार्बन है ये बॉन्डेड है आपके इस नाइट्रोजन से, ये बॉन्डेड है C1 से, तो ये नाइट्रोजन जो है इसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो देखो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज से चलना पड़ेगा, ईदर 1 और 1। तो रिंग तो बड़ी ये है, इसको डबल बॉन्ड को क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। सो आप मूव करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो कार्बन है ये आपका है 9th कार्बन। सो प्यूरीन के 9th एटम से C1 जो है वो बॉन्डेड है, तो प्यूरीन का कौन सा पोजीशन हुआ, तो हम कहेंगे 9th पोजीशन। सो करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 33, बिलो क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन CMC, salt behaves as normal electrolyte, substances like grease, fat dissolved by emulsification, viscosity of solution is very high, surfactant molecules undergo association to form cluster। Now student CMC ये क्वेश्चन आपका है सरफेस केमिस्ट्री से, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स जो है वो होते हैं आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब एसोसिएटेड कॉलॉइड का डेफिनेशन क्या है, तो आपको बताना है एट लो कंसंट्रेशन, एसोसिएटेड कॉलॉइड एट लो कंसंट्रेशन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट एंड एट हाई कंसंट्रेशन, at high concentration they behave as colloid because they form at high concentration they form micelle. The concentration at which they form micelle is called CMC, means critical micellization concentration। तो स्टूडेंट CMC पर या इसके ऊपर 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मिसेल, मतलब at which or above which but below which they behave like electrolyte। तो आपको क्या बताना है, below critical concentration क्या होगा, तो हम कहेंगे जो हमारा कॉलॉइड है, जो सोप है या सॉल्ट है, वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन 34, द रिएक्शन N2O4 gives twice of NO2 is a first order reaction. Which of the following best describes the variation of concentration of N2O4 with time? So student, N2O4 gives to NO2, N2O4 gives to NO2 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और आपको पता है जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो भी किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको पता है टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इवन हम कहें हाफ लाइफ पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम में इनिशियल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो आपको देखना है कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम एक्सपोनेंशियली। सो करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन डी, N2O4 एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विद टाइम। Now question 35, in the given reaction acetaldehyde, acetaldehyde की रिएक्शन आपको करानी है HCl in presence of calcium cyanide, है ना। तो हमें बेस की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करानी होती है HCl, क्योंकि ये वीक एसिड है ना, इजीली साइनाइड माइनस देगा नहीं। तो HCl की रिएक्शन कैल्शियम साइनाइड से, आफ्टर दैट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट इज X एंड X विल बी। सो आप देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड कार्बन पे अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3C, O आपका नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, O के साथ क्या लगा दोगे H, और कार्बन प्लस है, यहां क्या लगाओगे साइनाइड। तो ये बन गया आपके पास एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। नाउ साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे बच्चों, H3O प्लस लिखा है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2O और HOH, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया एलिमिनेट कर दे, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3CHOH COOH, मीन्स 2 हाइड्रोक्सी एसिड विद कायरल कार्बन, यानी ये आपका है लैक्टिक एसिड। क्लियर, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी।
Question number 36. In an experiment during the analysis of carbon compound, 145 centimeter cube of hydrogen was collected at 760 millimeter mercury pressure at 27 degree centigrade temperature. The weight of hydrogen is nearly. So student, कार्बन कंपाउंड के एक्सपेरिमेंट में जो हाइड्रोजन मिली आपको वो हाइड्रोजन है 145 सेंटीमीटर क्यूब यानी ml, और लीटर में अगर आप बात करोगे तो 0.145 लीटर. प्रेशर जो है दैट इज 760 मिलीमीटर मरकरी. अब 760 मिलीमीटर मरकरी क्या होता है 1 atm, तो प्रेशर जो है एटीएम में है 1 atm. नाउ टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दो, सो इट विल बी 300 केल्विन. तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन. नाउ वेट ऑफ हाइड्रोजन नियरली. सो स्टूडेंट, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लगा ले, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. एन क्या है मोल्स, तो पीवी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास आरटी. आपसे हाइड्रोजन का वेट ही तो पूछा है. नाउ प्रेशर कितना है, तो प्रेशर है 1 atm. वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 0.145 इक्वल्स टू मास आपको फाइंड करना है, हाइड्रोजन का मोलर मास आर, गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, सॉरी आर की वैल्यू है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको m जो मिलेगा दैट विल बी 0.116 ग्राम, 0.016 ग्राम्स. तो 0.011 ग्राम 116 ग्राम, और मिलीग्राम में आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 11.6 ग्राम, यानी 11.6 ग्राम मतलब अप्रोक्स आंसर जो आएगा दैट इज 12 मिलीग्राम. सो करेक्ट आंसर इज बी. मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. In sodium nitroprusside, the oxidation number, coordination number and EAN, effective atomic number of iron, are respectively. So student, what is sodium nitroprusside? Sodium nitroprusside is Ne2Fe, Cn whole 5 and NO. Now NO जो है that is neutral ligand है nitrosin. Okay? अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर. So sodium +1 multiply with 2, iron x, cyanide -1 into 5, nitrosil neutral है equals to 0. तो x आपके पास कितना आ गया 3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका है ही नहीं. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लीगेंड्स कितने हैं देखो, साइनाइड मोनोवेलेंट लीगेंड है तो 5 तो साइनाइड और 1 NO, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 यानी 3, और 3 के बाद क्या आना चाहिए 6. तो ऑप्शन सी और डी तो आपसे एलिमिनेट हो गए. नाउ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड बाय लीगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12. तो 26 माइनस 3, 23 प्लस 12 35. सो करेक्ट आंसर इज 3, 6 एंड 35, ऑप्शन बी. नाउ एलाइल क्लोराइड ऑन dehydrohalogenation gives. So student, एलाइल क्लोराइड, एलाइल इज कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, सो एलाइल क्लोराइड और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, लाइक मैंने ले लिया सोडामाइड, तो सोडामाइड की प्रेजेंस में जब आप इसका क्या करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी Cl और H को एलिमिनेट कर देंगे आप, है ना, NaCl और अमोनिया बना के, तो पहले तो ये बना देगा एलीन CH2 C डबल बॉन्ड CH2. आफ्टर दैट एलीन क्या है, थोड़ा कम स्टेबल है, आइसोमराइजेशन हो जाए, तो एलीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपाइन. सो करेक्ट आंसर विल बी प्रोपाइन. प्रोपडाइन नहीं है, एलाइल अल्कोहल नहीं, प्रोपीन नहीं, यहां पे होना चाहिए प्रोपाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ अ सॉल्यूशन विच इज 10 to the power -3 m molarity each in Mn+2
Mn+2, Fe+2, Zn+2 एंड Hg+2। इन सबकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ is treated with 10⁻16 सल्फाइड आयन। अब केस भी दे रखा है आपको MnS, FeS, ZnS और HgS। 10⁻13, 10⁻18, 10⁻24 and 10⁻53 respectively, which one will precipitate? तो स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन की शर्त क्या है? तो प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसेंट्रेशन, मान लो आपके पास सारे बाइवेलेंट कैटायन है ना, तो M+2 और सल्फर -2 की कंसेंट्रेशन KSP से अगर ज्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तब आप चेक कर लो, फर्स्ट में Mn+2 तो कितना है? 10⁻³ और सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻16, यानी Mn+2 और सल्फर -2 ये दोनों मिला के आपके पास कितने हैं? 10⁻19। और KSP कितना है? तो KSP है 10⁻13। तो KSP ज्यादा है ना, KSP कम होना चाहिए, कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो यहां तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सेकेंड केस में देख लो, Fe+2 अगेन 10⁻³ और सल्फर -2 कितना है? 10⁻16। तो इन दोनों का कंसेंट्रेशन भी कितना है? 10⁻19। KSP कितना है? 10⁻18। तो अभी भी KSP ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा ही है, तो ये भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। केस 3 में Zinc+2 आपके पास अगेन 10⁻³ और सल्फर -2 माइनस का 16, तो 10⁻19 और KSP जो है दैट इज 10⁻24। और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो 10⁻53 आपके पास KSP है, Hg+2, सल्फर -2, कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻90 और KSP कितना है? 10⁻53। अब आपको चेक करना है, देखो यहां पे भी कंसेंट्रेशन आयंस की ज्यादा है और यहां देखो यहां तो बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? तो हम कहेंगे इसके कंपैरेटिवली ये कंसेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है ना, तो आप कहोगे सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा HgS। सो करेक्ट आंसर विल बी HgS। So next question, question number 40. In which of the properties listed below hydrogen does not show resemblance with halogens? अब हाइड्रोजन और हेलोजन में सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, सेकंड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, थर्ड न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर और फोर्थ है एटोमिसिटी। अब सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स एटोमिसिटी, हेलोजेंस क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस आर डाई एटॉमिक और हाइड्रोजन भी क्या है? डाई एटॉमिक, तो ये तो सेम है, ये ऑप्शन हुआ नहीं। न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी कि वाटर क्या है? न्यूट्रल। अब हेलोजन के ऑक्साइड लाइक अगर मैं आपसे कहूं Cl2 हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, तो ये क्या होते हैं? तो नॉन मेटल से, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। तो यहां पे ये सिमिलर नहीं है, तो ये तो ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन भी है, फ्लोरीन क्लोरीन के बराबर तो नहीं है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, H- तो बनता ही है। लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो मुझे बताओ हेलोजन, फ्लोरीन तो आप कभी भी प्लस नहीं बना सकते हो, है ना, और हाइड्रोजन तो प्लस होता ही है, उल्टा ज्यादा नेचर है प्लस की। तो रिजेंबल्स कहां नहीं होगा? तो हम कहेंगे न्यूट्रल नेचर में नहीं हो सकता और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर यहां पे भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ड्रिंकिंग वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉटलिंग ऑफ टीथ। अब स्टूडेंट्स मॉडलिंग ऑफ टीथ मतलब टीथ पे अलग अलग ब्राउन कलर के पैटर्न्स बन जाना, है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाना, जो होते हैं फ्लोरोसिस की वजह से। तो पानी में अगर फ्लोरीन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन।
द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट whose atomic weight is 12 and specific heat is 25 is. अब स्टूडेंट एक एलिमेंट की वैलेंसी बतानी है जिसका एटॉमिक वेट दे रखा है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है. आई थिंक यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, इक्विवेलेंट वेट. अब इक्विवेलेंट वेट जो है एटॉमिक वेट 12, स्पेसिफिक हीट इज 0.25. So students, I think valency of element whose atomic weight is 12 and specific heat is 0.25. आंसर आएगा नहीं. एटॉमिक वेट की जगह यहाँ पे आपके पास आई थिंक इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, तब शायद आप इसे सॉल्व कर पाए. इक्विवेलेंट वेट इज 12. तो देखो एक ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ हमने पढ़ रखा होगा. ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ क्या कहता है कि अगर आप एटॉमिक वेट व्हेन मल्टीप्लाइड विद स्पेसिफिक हीट, तो जो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है दैट शुड बी 6.4. तो अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 6.4. तो स्पेसिफिक हीट तो है मेरे पास, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू क्या हो गया 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट. ठीक है, और एटॉमिक वेट जो है उसको हम अप्रोक्स ले लेते हैं क्योंकि आंसर अप्रोक्स में ही है. सो 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कितना है 0.25. ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया 640 डिवाइडेड बाय 25. नाउ वैलेंसी फाइंड करनी है, तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी भी अप्रॉक्सी बता देंगे हम. तो वैलेंसी शुड बी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. अब एटॉमिक वेट कितना है, तो एटॉमिक वेट है 640 डिवाइडेड बाय 25. और इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो इक्विवेलेंट वेट है आपके पास 12. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग. तो वैलेंसी हम कितनी ले लेंगे 2. सो करेक्ट आंसर विल बी ए. वैलेंसी इज 2. So moving to next problem. Consider the following reaction. Glucose in presence of reagent is converting into mannose. So glucose जो है वो जनरली NaOH की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैनोज में. द अबव रिएक्शन इज. सो स्टूडेंट ग्लूकोज और मैनोज सेम स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक कार्बन पर डिफर करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. अब ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर और मैनोज का स्ट्रक्चर सेम है. दे डिफर ओनली C2. ग्लूकोज में ओरिएंटेशन C3 पे ही उल्टा है, मैनोज में क्या है C2 और C3 दोनों पे इस तरह से है. तो सेम स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज डी मैनोज, डिफर्स ओनली 1 कार्बन. तो जो स्ट्रक्चर्स सिर्फ एक कार्बन पे डिफर करते हैं, दिस इज ग्लूकोज डी ग्लूकोज एंड दिस इज डी मैनोज, तो ये एक कार्बन पे डिफर करते हैं. दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या बोलेंगे, एपीमर्स. सो ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स. ये दोनों क्या है, एपीमर्स है. तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा एपीमराइजेशन. सो करेक्ट आंसर इज एपीमराइजेशन. So next question number 44. Which of the following conformation of N-butane is chiral? So student, chiral means no plane of symmetry, no center of symmetry. अब स्ट्रक्चर 1 की बात करें तो देखो ये आपका फ्रंट कार्बन है ना, और ये रियर कार्बन, बैक कार्बन जिसे आप कहेंगे. तो देखो फ्रंट कार्बन में ये आपके पास है, फ्रंट कार्बन ले लिया हमने. यहां हमारे पास क्या है, मिथाइल, देन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन. और जो आपका बैक कार्बन है ना, बैक कार्बन में आप देखो ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल. तो सेंटर से पास होती हुई वो लाइन जो दो ऑपोजिट ग्रुप से मिलती है ना, और दोनों ऑपोजिट ग्रुप क्या है, सेम है. तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो जब आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया मतलब कंपाउंड सिमेट्रिक है. तो सिमेट्री एलिमेंट हो गया, यानी वो कायरल नहीं हो सकता. तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है आपका.
अब सेकंड देखो थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है ना, तो ये मिथाइल आपका इधर नहीं होना चाहिए, मिथाइल क्या होना चाहिए, बैक कार्बन इधर होना चाहिए। तो यहां आपको मिलेगा सेकंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो प्लेन जो एक मॉलिक्यूल को क्या करता है, बिल्कुल मिरर प्लेन है ना, इक्वली डिवाइड करता है। तो देखो फ्रंट वाले का मिथाइल, देन H और देन H, और बैक कार्बन में भी सेम मिथाइल, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। तो यहां आपको मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी ये भी कायरल नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन ही बचा आपके पास कायरल के लिए। अब यहां देखो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि मिथाइल आपका ये इस तरह से है और बैक वाला जो है वो इस एंगल में है, तो सेम प्लेन में नहीं है ना। तो इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नो POS एंड नो COS। तो जब POS और COS दोनों ही नहीं है मींस कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक है, कायरल है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन, मिथेनॉल है, हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन भी है और मिथेनॉल भी है, X और OH वापस लगा हुआ है, CH2OH कन्वर्ट हो गया COH में, ठीक है। X विल बी, यानी X आपका जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या कर रहा है, ये रिएजेंट आपका 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल जो है ना, नाम है इसका हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। अब आपको देखना है कि ऐसा रिएजेंट जो 1 डिग्री अल्कोहल को तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर ले लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ना करे, तो जोन्स रिएजेंट तो पॉसिबल नहीं है। जोन्स रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 को कीटोन में, तो 4 तो आपका वैसे भी नहीं हो सकता। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको सिर्फ एक ही कंपाउंड मिल सकता है, दैट इज प्लैटिनम एंड O2। अभी क्वेश्चन बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको दिया है तो आपको आंसर याद रखना है, प्लैटिनम O2 की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो इट वाज कंप्लीट पेपर ऑफ NTA नीट पेपर नंबर 92। आई होप आपको इस पेपर को सॉल्व करने से काफी हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। टिल देन, जब तक हम वापस आपसे मिलते हैं तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और नीट में सिलेक्ट होके दिखाइए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।